हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी गंगा एकेडमी परिवार में सादर आमंत्रित हैं। तो देर किस बात की, फटाफट आप सभी चैनल पर आ जाइए। अपने अपने मोबाइल फोन से, लैपटॉप में यूट्यूब को ओपन कर लीजिए और गंगा एकेडमी सर्च कर लीजिए। सर्च करते ही आपको स्वामी विवेकानंद के लोगों पे चैनल दिख जाएगी। बस उसी चैनल पर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से हर वीडियो पब्लिश होते ही सबसे पहले आपको मोबाइल मिलते रहे और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हर एक वीडियो में पॉइंटेड क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो हर वीडियोस को देखिए, वीडियोस पे लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार दीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, हमें हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए लाइक शेयर कमेंट करके। और लिंक को, वीडियोस के लिंक को, चैनल के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के हर ग्रुपों में आप सभी से शेयर कर दीजिए। अपने सभी मित्रों, संबंधियों को शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करके इसे इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य गंगा एकेडमी पहुंच जाए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक आप सभी से पहुंचा दीजिए। और आप सभी से गुजारिश करते हुए अपील करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आल पे प्रेस कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए। और जल्दी आप सब चैनल पर फटाफट जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर हमें पार करवा दीजिए। और आप सभी, जिस दिन आप सभी के सहयोग से गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पार हुए, तो ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पे डिजिटल बोर्ड आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। और डिजिटल बोर्ड ही नहीं, आपकी सेवा में भारत के बेहतर से बेहतर एजुकेटर को भी यहाँ आमंत्रित करके हम आप सभी को संपूर्ण भारत का हर एक क्षेत्र का पूरा फुल कोर्स सहित हम आपकी विधिवत तैयारी, आपकी पूरा संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराएंगे पीडीएफ के साथ में। तो किस बात की मेरे बच्चों, फटाफट आज ही चैनल पे जुड़कर 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर जाइए। हम भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पेनल कोड हम पिछले टॉपिक से पढ़ रहे थे। आज हम इस भारतीय दंड संहिता के आईपीसी के नेक्स्ट एपिसोड में आज हम आपके साथ जुड़ेंगे धारा 302 के आगे, यानी धारा 302 तक हम पिछले सेशन में वार्तालाप कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं वीडियोस को, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो क्रम लिस्ट में लगी हुई हैं। आप शुरू से अंत तक क्रम से वीडियो देखिए और देखते हुए आगे बढ़ते जाइए, रिवाइज कीजिए और बार बार वीडियोस को देख लीजिए, और जिससे हर एक धारा आप कभी कंफ्यूज ना होने पाए। तो आप सब जुड़ते जाइए चैनल पे। तो चलिए, आज हम सीआरपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन पेनल कोड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम आईपीसी कहते हैं। तो आईपीसी के धारा आज से 302 से हम आगे के टॉपिक, आगे तक हम आप सभी से डिस्कस करने चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम कहें कि आईपीसी के धारा 302 में क्या है, तो आपको याद होना चाहिए कि आईपीसी के धारा 302 में हत्या के बारे में जो दंड का प्रावधान है, हत्या से संबंधित जो दंड का प्रावधान है, ये सारे हत्या के दंड का वर्णन आईपीसी के किस धारा में मिलती है। तो आपको याद होना चाहिए कि हत्या के दंड का वर्णन आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड के धारा 302 में वर्णित है। तो 302 में क्या है, हत्या के दंड का वर्णन। तो याद कर लीजिए, आईपीसी के
धारा 302 में हत्या के दंड का वर्णन का प्रावधान है। नेक्स्ट आइए देखते हैं 304 का यानी आईपीसी का धारा 304 का भी हम आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड आईपीसी का धारा 304 का कहता है, इसमें 304 के का में प्रावधान है दहेज मृत्यु यानी दहेज उत्पीड़न। आप सभी गांव में, शहरों में जहां भी रहते होंगे, दहेज उत्पीड़न का केस एक आज का दौर में आम बन चुका है और हर दिन आपको किसी न किसी न्यूज़पेपर में दहेज उत्पीड़न, दहेज मृत्यु वाले केस से संबंधित पेपर में आता ही आता है। तो ये दहेज मृत्यु किस आईपीसी के धारा में प्रावधान है? तो आईपीसी का धारा 304 के अंतर्गत दहेज मृत्यु यानी दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। तो दहेज उत्पीड़न में आपको हम बता दें कि एक पुरुष एक स्त्री की होती है शादी, और स्त्री शादी के बाद पुरुष के घर चली जाती है, यानी अपने हस्बैंड के घर चली जाती है। अब हस्बैंड और वाइफ में आपस में जब तालमेल नहीं बनता है तो तमाम ये दहेज उत्पीड़न संबंधित मुकदमा यहाँ हो जाता है। तो ये दहेज मृत्यु यानी 304 का कब तक प्रभावी होती है, मैं आपको बता दूं कि ये दहेज उत्पीड़न यानी दहेज मृत्यु से संबंधित जो केस होता है, यानी आईपीसी का धारा 304 के तो ये जिस दिन एक पुरुष और स्त्री की शादी होती है, तो शादी से 7 वर्ष के भीतर यानी 7 वर्ष के अंदर तक ये केस प्रभावी रहता है। यानी ये 60 वर्ष के भीतर ही दंड ये दिया जाता है। ये दहेज मृत्यु वाले केस में शादी के 7 वर्ष के भीतर ही यह दंड दिया जाता है। यानी कि अगर 7 वर्ष के बाद 7 वर्ष अगर पार कर गया तो क्या यह दंड दिया जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अगर 7 वर्ष बीत चुका है यानी 7 वर्ष के बाद यह दंड अब नहीं दिया जाएगा, याद कर लीजिए। यानी पुरुष और स्त्री की जब शादी होती है तो उस शादी के दौरान जब 7 वर्ष तक ही ये दहेज मृत्यु यानी दहेज उत्पीड़न वाला केस पुरुष पर प्रभावी होता है। और अगर 7 वर्ष का समय बीत चुका है, उसके बाद ये पत्नी की मृत्यु होती है, तो अब ये दहेज उत्पीड़न का केस नहीं बनेगा। अब ये 304 के का दहेज मृत्यु वाला केस पुरुष पर लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये आज का दौर इसका जो ये 304 का दहेज उत्पीड़न वाला केस है, इसका अगर हम कहें तो ये आज का आम का केस बन चुका है। और इसका ये सारे धारा का समाज में मिसयूज किया जाता है। कैसे मिसयूज किया जाता है? जैसे एक पुरुष और स्त्री जब शादी हो जाती है तो अब स्त्री महिलाओं का जो मायके पक्ष है ये पुरुष पर नजर गड़ाए होते हैं, और इसी केसेस के नाते तो ये कुल मिला जुला कर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे,
हमें मंच से ज़्यादा बोलना नहीं उचित है। आप सब यही समझिए कि महिला से संबंधित जितने कानून हैं सब कहीं ना कहीं मिसयूज किया जाता है, और यही नहीं, आगे चलकर इसका और भी परिणाम गलत हो जाएगा। आजकल का समय में महिला कानून में पुरुष कहीं नगण्य हो जाता है और महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, और उसी का परिणाम है कि आज ये पुरुष शादी के बाद, जब पुरुष शादी करता है तो उसके बाद पुरुष कहीं ना कहीं मौगा बन जाता है। तो पुरुष मौगा अब बन चुका है, क्योंकि ये सारे कानून के अंतर्गत। तो 304 में आपको पढ़ लेना है कि दहेज मृत्यु 304 कब तक प्रभावी रहेगा? तो शादी के 7 वर्ष के भीतर यह दंड दिया जाता है, यानी जैसे ही 7 वर्ष समय पार करेगा तो ये दंड अब नहीं दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं आईपीसी का धारा 309। तो आईपीसी का धारा 309 में हम पढ़ते हैं आत्महत्या का प्रश्न। याद कर लीजिए, आईपीसी का धारा 309 में आत्महत्या का प्रयत्न करने पर, यानी इसमें जो सजा मिलती है आत्महत्या का प्रयत्न करने पर, कोई व्यक्ति अगर अपने आत्महत्या का प्रयत्न कर रहा है, अपने आप का हत्या का प्रयत्न कर रहा है, तो ये आईपीसी के धारा 309 में वर्णित है, और इसमें सजा मिलता है 1 वर्ष का कैद या फिर जुर्माना, अथवा ये दोनों भी यहाँ मिल जाता है। यानी कोई अगर आत्महत्या का प्रयत्न कर रहा है तो आईपीसी की धारा 309 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। इसमें दंड की व्यवस्था क्या किया गया है? 1 वर्ष का कैद है प्लस जुर्माना है, या फिर दोनों भी है। या तो 1 वर्ष का उसका कैद हो जाएगा या जुर्माना हो जाएगा, या फिर दोनों भी हो सकता है, एक कैद भी हो जाएगा, जुर्माना, दोनों साथ भी इसमें हो सकता है। किसमें? आईपीसी के धारा 309 में क्या है? आत्महत्या का प्रयत्न करने पर सजा क्या मिलेगी? 1 वर्ष का कैद मिलेगी, या फिर जुर्माना मिलेगी, या फिर ये दोनों मिल सकता है, 1 वर्ष का कैद भी जुर्माना भी। इस आत्महत्या के प्रयत्न से संबंधित धारा 309 के अंतर्गत एक वार्ड आपको याद करना है, एक केस याद करना है। तो केस है श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब। श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब का एक केस आया था धारा 309 से संबंधित आत्महत्या के वर्णन में। क्या कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। जीने का अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। ये किस केस के अंतर्गत आया था? तो श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब, आत्महत्या का अपराध धारा 309 से संबंधित। तो याद कर लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट आईपीसी के धारा 312 पे। तो अगला आईपीसी का धारा आप याद कीजिए 312 को। तो 312 यानी 312 सीआरपीसी आईपीसी का धारा 312 में क्या है? गर्भपात करना। गर्भपात करना बड़ी, ये भी एक कानून है। तो आईपीसी का धारा 312 क्या कहता है? मेरे प्यारे बच्चों, महिला और पुरुष की शादी हो जाती है, शादी के बाद जब बच्चा संबंधित कोई बात आती है तो हर पुरुष की इच्छा क्या होती है? लड़का पैदा करने की। हर इस दंपति की इच्छा होती है कि लड़का पैदा हो, लेकिन लड़की भी तो पैदा होती है। तो चाहत क्या होती है? लड़का पैदा करने की होती है। लेकिन अगर
उदर में लड़की आ जाती है तो इसका मेडिकल में जाकर चेकअप करवाते हैं दंपति, और मेडिकल में चेकअप करवाते हैं तो वहाँ जब लड़की रिपोर्ट दे देता है तो अब लड़की को मारना चाहते हैं कि लड़की ना पैदा हो, तो उसका करवाना चाहते हैं गर्भपात। तो इसी वजह से ये जब मामला बढ़ गया था, एकदम चरम पे हो गया था, तो सरकार ने इसके लिए एक रूल बनाया कि लिंग से पहले बच्चों की जांच करने की व्यवस्था नहीं किया जाएगा। यानी जन्म से पहले किसी भी दंपति के शिशु की जांच नहीं की जा सकती कि लड़का है कि लड़का है। लेकिन आप सब किसी भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो बड़ा बड़ा बोर्ड में लिखा होता है कि यहाँ पर प्रसव पूर्व लिंग की जांच की पता नहीं लगाई जाती। लेकिन जितने बड़ा बड़ा बोर्ड होते हैं, ये समाज है, पैसों के चक्कर में सब कुछ किया जाता है। तो आप धीरे से डॉक्टर साहब को पैसा दिखाए, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट दिया और रिपोर्ट देकर अब आपको जब पता चल गया कि उदर में लड़की है तो लड़की के नाते आप उसका गर्भपात करा देते हो। तो ये गर्भपात वाला मामला भी आईपीसी के धारा 309 में बना दिया गया है प्रावधान, और इसमें भी दंड की व्यवस्था दे दिया गया है जिससे इस पर रोक लगे। तो 312 आईपीसी में गर्भपात करना ये एक प्रावधान है। लेकिन गर्भपात करना एक प्रावधान धारा 312 में बनाया गया है, लेकिन यदि दंपति की जान बचाने की आवश्यकता यहाँ हो जाती है कि अगर जान बचाने के लिए आवश्यक है तब यह दंड नहीं, अपराध नहीं माना जाएगा। यानी जीवन बचाना यहाँ पर अगर आवश्यक हो जाती है तो यह अपराध अब नहीं माना जाएगा। यानी पत्नी के यानी वाइफ के बच्चा पैदा करने पर अगर उसकी जान पर असर पड़ रहा है, जान चली जा रही है, तो अब यहाँ ये अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपको यहाँ 312 में याद कर लेना है कि आईपीसी के धारा 312 में गर्भपात करना है, लेकिन यदि जीवन बचाना आवश्यक है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। और गर्भपात करने से संबंधित जो सजा मिलती है 3 साल मिलती है। याद कर लीजिए, अगर जीवन बचाने के लिए गर्भपात करना जरूरी है तो ये अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो आप 312 आईपीसी के धारा के अंतर्गत गर्भपात कराने पर रोक लगी गई है। अगर फिर भी आप गर्भपात करवाते हो, बच्चा उदर से बच्चे को मारते हो, तो इस पर सजा आपको मिल जाती है 3 साल। तो गर्भपात करवाने पर धारा 312 के अंतर्गत सजा 3 साल मिलती है। याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आईपीसी के धारा 326 का में देखते हैं। तो याद कर लीजिए, आईपीसी का धारा 326 का धारा कहता है आईपीसी का तेजाब फेंकने की बात का वर्णन। यानी किसी के ऊपर तेजाब फेंक कर आप उसको परेशान करते हो, अपना दुश्मनी पूरा करते हो किसी पर तेजाब फेंक कर, तो ये भी आपको दंड की व्यवस्था 326 का आईपीसी की धारा में बताई गई है। तेजाब फेंकने की बात का वर्णन किस आईपीसी के धारा में है? तो याद कर लीजिए, धारा 326 का
यानी इसमें जो सजा मिलेगी तो 10 साल का कैद, 10 वर्ष का कैद और पीड़िता के उपचार करवाने का सारा खर्चा दे होगा। मतलब कहने का तात्पर्य है, अगर आप कि अपना दुश्मनी सीधा करने के लिए, दुश्मनी को वसूल करने के लिए किसी के ऊपर आप तेजाब फेंकने जा रहे हो तो आप थोड़ा हो जाइए सावधान, क्योंकि आईपीसी भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का धारा 326 कहता है कि तेजाब फेंकने पर की बात का वर्णन यहाँ कर दिया गया है। अगर आप तेजाब किसी के ऊपर फेंकोगे तो आईपीसी का धारा 326 के काम के अंतर्गत आप पर दंड की व्यवस्था यहाँ बना दी गई है। क्या है सजा तेजाब फेंकने पर? तो याद कर लीजिए, अगर आप किसी के ऊपर तेजाब फेंक रहे हैं तो आपको सबसे पहली बात तो 10 साल की सजा हो जाएगी, यानी 10 साल आप 10 वर्ष आप जेल में रहोगे, कारावास में रहोगे। और इसके साथ साथ और भी व्यवस्था बनाया गया है, 10 साल तो आप तेजाब फेंकने वाले मामले में जेल जाओगे ही जाओगे। इसके साथ जिसके ऊपर आप तेजाब फेंक रहे हो तो वो पीड़ित होगा, तो उस पीड़िता के उपचार करवाने के लिए सारा जो खर्चा होगा वो आपको दे करना होगा। यानी आप जिसके ऊपर तेजाब फेंकोगे उसको सारा दवाई का खर्चा आपको देना होगा और इसके साथ साथ 10 साल का जेल भी आपको भुगतना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि आईपीसी का धारा 326 का कहता है तेजाब फेंकने की बात का वर्णन, और इसमें सजा है 10 वर्ष का कैद और पीड़िता को उपचार करवाने का खर्चा दे होगा। अब नेक्स्ट है आईपीसी का धारा 354। तो 354 में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं। तो धारा 354 में है, याद कर लीजिए, स्त्री लज्जा भंग करना, यानी स्त्री लज्जा भंग करना। हर स्त्रियों में कुछ लज्जा होती है, कुछ शर्म होती है, तो उन लज्जा को अगर आप भंग करोगे, किसी स्त्री की जो लोक लज्जा है उस लोक लज्जा को अगर आप भंग करोगे, किसी भी स्त्री की, किसी भी महिला की, किसी भी फीमेल की, तो आप आईपीसी के धारा 354 के अंतर्गत आप दंडित किए जाओगे। और इस स्त्री आईपीसी की धारा 354 में स्त्री लज्जा भंग करने से संबंधित प्रावधान है। अगर आप 354 के अंतर्गत किसी महिला की लज्जा को भंग कर रहे हो तो दंड की व्यवस्था यहाँ क्या है, तो 1 से 5 वर्ष तक की, 1 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान यहाँ बनाया गया है। याद होनी चाहिए आपको कि भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत आईपीसी के धारा 354 में वर्णित है किसी भी स्त्री की लज्जा को भंग करना। यानी आप अगर किसी स्त्री की लज्जा का भंग कर रहे हो तो धारा 354 के अंतर्गत आप 1 से 5 वर्ष तक की सजा भुगतोगे। तो नेक्स्ट है आईपीसी का धारा 354 का, आईपीसी का धारा 354 का नेक्स्ट धारा है भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा 354 का। तो आईपीसी का धारा 354 है यौन उत्पीड़न यानी बलात्कार। तो यौन उत्पीड़न यानी किसी यौन उत्पीड़न का तात्पर्य होता है किसी महिला की छेड़छाड़ करना। अगर आप किसी महिला से को छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपको यहाँ भी केस सजा मिल जाएगी
धारा 354 का के अंतर्गत। आईपीसी के धारा 354 के का में क्या है? यौन उत्पीड़न, यानी महिला का छेड़छाड़ करना। यानी आप किसी महिला का छेड़छाड़ कर रहे हो, उस यौन उत्पीड़न कर रहे हो, तो आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत आप यहां भी दंडित किए जाओगे। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 354 खा। धारा 354 का में क्या है? महिला को निवस्त्र करना। किसी भी स्त्री को अगर आप निवस्त्र करोगे, जैसे आप सभी ने महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में एक महिला का नाम था द्रौपदी, और द्रौपदी का चीरहरण आप सभी को याद होगा। पांडव द्रौपदी जी का चीरहरण किए, श्री कृष्ण भगवान ने आकर उनके द्रौपदी के लज्जा को बचाए थे। यानी वो उनकी वस्त्र जितना निकालते थे, उधर से श्री कृष्ण भगवान आशीर्वाद देते थे, और उतने वस्त्र उधर से उनके शरीर में बढ़ती चली जाती थी। तो ये अगर आप किसी महिला को निवस्त्र कर रहे हो, उसके कपड़े को अलग कर रहे हो, उनके कपड़े को फाड़ रहे हो, यानी कुल मिलाकर महिला का लज्जा आप भंग कर रहे हो, तो यहाँ अगर किसी महिला को निवस्त्र करोगे तो आपको आईपीसी का धारा 354 के खा के अंतर्गत आप दंडित किए जाओगे। दंड का प्रावधान है 3 वर्ष से 60 वर्ष तक की सजा यह मिल जाती है। यानी किसी महिला को निवस्त्र कर रहे हो तो 354 के खा के अंतर्गत आप 3 वर्ष से 60 वर्ष तक की सजा भुगतोगे। याद रखिएगा 354 में क्या है? 354 में मैंने बताया था स्त्री लज्जा का भंग करना, और इसमें सजा 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा मिलती है। 354 के का में मैंने यौन उत्पीड़न बताया, यानी महिला छेड़छाड़ से संबंधित है 354 का। और 354 खा है किसी महिला के वस्त्र को अलग करना, यानी महिला को निवस्त्र करना। ये 354 खा में है, और इसमें प्रावधान दंड की व्यवस्था बनाई गई है 3 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की सजा। अब नेक्स्ट 354 गा क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी का 354 गा कहता है किसी महिला को आप छिप कर देख रहे हो, 354 गा है किसी भी महिला को आप छिप कर देख रहे हो, यानी वो तो आप कहीं ना कहीं उसकी भी आप लोक लज्जा को भंग कर रहे हो। तो किसी को अगर आप छिप कर देखोगे तो आईपीसी के धारा 354 के गा के अंतर्गत आप पर दंड की व्यवस्था बनाई गई है। तो दंड की व्यवस्था क्या है? 1 से 3 वर्ष तक की यहाँ भी सजा का प्रावधान दिया हुआ है। यानी किसी स्त्री की लज्जा को भंग करोगे तो आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत 1 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा मिलेगी। 354 खा किसी महिला को निवस्त्र करोगे तो 3 वर्ष से 7 वर्ष की सजा मिलेगी। और 354 के गा के अंतर्गत किसी महिला को छिप कर देखोगे तो छिप कर देखने पर भी आपको दंड की व्यवस्था बनाई गई है। दंड की व्यवस्था है 1 से 3 वर्ष तक की सजा मिलती है। तो याद रखिएगा किसी के ऊपर तेजाब नहीं फेंकना है, किसी स्त्री की लज्जा को भंग नहीं करना है। यौन उत्पीड़न यानी
महिला छेड़छाड़ नहीं करना है, निवस्त्र नहीं किसी महिला स्त्री को करना है, किसी महिला को छिप कर नहीं देखना है। अगर आप ये सब काम करोगे तो आप आईपीसी के अंतर्गत दंडित कर दिए जाओगे, आपको सजा दे दी जाएगी। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 354 का घा है। तो आइए जानते हैं 354 आईपीसी का घा क्या कहता है। तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड का आईपीसी का धारा 354 घ में है किसी स्त्री का पीछा करना, किसी स्त्री का पीछा करना, यानी कोई महिला किसी काम के लिए जा रही है, कोई लड़की किसी अपने स्कूल से जा रही है, स्कूल जा रही है, या कुछ शॉपिंग करने के लिए स्त्रियां जा रही हैं। अब आप सोचोगे कि हम उसके पीछे पीछे इसका पीछा करें, तो ये भी आईपीसी के धारा 354 के घा के अंतर्गत गलत है। अगर आप किसी महिला किसी लेडीज की आप पीछा कर रहे हो तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड आईपीसी के धारा 354 के घा के अंतर्गत आपको दंड देने की व्यवस्था बनाया गया है। क्या दंड दिया गया है? तो 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ भी बनाया गया है। यानी किसी महिला का पीछा करोगे तो आईपीसी के धारा 354 के घा के अंतर्गत आपको 3 वर्ष तक की सजा मिल जाएगी और 3 वर्ष की सजा आप भुगतोगे। तो ये सब काम नहीं करना है। ये 326 312 से लेकर और 354 के घाट तक ये आपको महिला से संबंधित है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 359 यानी 359 है और 359 में आपको व्यापहरण, और व्यापहरण को इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग। व्यापहरण को इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग। यानी किडनैपिंग क्या होता है? जैसे आप किस स्कूल के बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया, आपको किसी ने किडनैप कर लिया, जैसे और किडनैप करने के बाद व्यापहरण में किसी को उठाते हैं और अपने अड्डे पे जाकर वहां सुरक्षित रखते हैं और आपसे पैसा मांगा जाता है, और आप जब पैसा लेकर पहुंचते हैं तो आपके हवाले उस बच्चे को कर दिया जाता है। तो ये 354 में व्यापहरण है। व्यापहरण को इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग। यानी कोई अगर किसी का व्यापहरण करता है यानी किडनैपिंग करता है तो भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड की आईपीसी की धारा 359 के अंतर्गत उसे दंड देने की व्यवस्था बनाया गया है धारा 359 में। धारा 359 आईपीसी का धारा 359 में अगर आप किसी का व्यापहरण करोगे या किडनैपिंग करोगे तो आपको दंड की व्यवस्था बनाया गया है। यानी किडनैपिंग कैसे किया जाता है? किसी को बहला फुसलाकर भगा ले जाना या विकृत अवस्था यानी कुछ मादक पदार्थ देकर उसके दिमाग को विकृत कर देते हैं, बेहोश कर देते हैं, बहला फुसला कर किसी को भगा लिया जाता है। तो लड़की के लिए ये 18 साल है और लड़के के लिए 16 साल है। यानी लड़का के लिए 16 साल तक और लड़की 18 साल तक। यानी लड़की को 18 साल तक किडनैपिंग यानी व्यापहरण कर लिया जाता है और लड़के को 16 वर्ष तक व्यापहरण यानी किडनैपिंग किया जाता है। किडनैपिंग कैसे किया जाता है? व्यापहरण तो बहला फुसलाकर या विकृत अवस्था में बेहोश आदि करके। एक लाइन याद रखिएगा, बलपूर्वक हम जब किसी को ले जाते हैं, बलपूर्वक जब हम किसी को ले जाते हैं तो इसे बलपूर्वक ले जाने को व्यापहरण नहीं कहा जाएगा, लेकिन इसे अपहरण कहा जाएगा।
जब हम किसी को बलपूर्वक जबरदस्ती किसी को भगा ले जाते हैं तो इसे व्यापणर यानी किडनैपिंग नहीं कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं अपहरण। यानी व्यापणर यानी किडनैपिंग कैसे किया जाता है? जैसे हम किसी को फुसलाएंगे, बहला फुसलाएंगे, किसी की को कुछ दवा के लिए दवा सुंघा के हम उसकी बेहोश कर देंगे, और इस तरीके से अगर किसी को कोई लेकर जा रहा है तो उसे अपहरण कहेंगे, उसे व्यापणर कहेंगे, किडनैपिंग करेंगे। और जब हम किसी को बलपूर्वक किसी को लेकर जाएंगे तो जबरदस्ती किसी को उठा कर लेकर गए तो अपहरण कहा जाएगा। जैसे किसी को ऐसे बलपूर्वक पकड़ लिया गया, लेकर चला गया, गाड़ी में बैठाया गया, लेकर भाग गया है, तो अपहरण हो जाएगा वो। और अगर किसी को हम बहला फुसलाकर, टाफी दिखाकर, कुछ लुभावना देकर हम किसी को बेहोश करके हम किसी को लेकर चले जा रहे हैं तो ये अपहरण हो जाएगा, व्यापणर नहीं हो। ये किडनैपिंग हो जाएगा, व्यापणर, और बलपूर्वक किसी को लेकर जाएंगे तो अपहरण हो जाएगा। तो यही यहाँ कहा गया है कि बलपूर्वक किसी को ले जाने को व्यापणर नहीं कहा जाएगा, बल्कि बलपूर्वक किसी को ले जाने की प्रक्रिया को अपहरण कहा जाएगा। तो याद रखिएगा, धारा 359 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड के आईपीसी का धारा 359 कहता है व्यापणर यानी किडनैपिंग करने पर लड़के के लिए 16 साल, लड़की के लिए 18 साल, और यह प्रक्रिया बहला फुसलाकर या विकृतिचित अवस्था में किया जाता है। बलपूर्वक अगर किसी को लेकर जाया जा रहा है तो ये अपहरण माना जाएगा, व्यापणर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आईपीसी का धारा 361। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट आईपीसी का धारा 361 है, 361 है। तो आईपीसी का अगला धारा 361 क्या कहता है? या याद रखिएगा, अभिरक्षक यानी संरक्षक में व्यापणर। किसी अभिरक्षक यानी कि संरक्षक में अगर किसी का व्यापणर कर लिया जाता है, किडनैपिंग कर लिया जाता है, तो ये धारा 361 के अंतर्गत आता है। अब आईपीसी का नेक्स्ट धारा याद रखिए 362। तो 362 में अपहरण की परिभाषा है, यानी जबरदस्ती किसी को का अपहरण किया जा रहा है, जबरदस्ती किसी को लेकर जाया जा रहा है तो ये अपहरण होगा। और बहला फुसलाकर विकृतिचित अवस्था में बेहोश करके किसी को लेकर जा रहा है, लुभावना देकर, तो इसे व्यापहरण यानी कि किडनैपिंग कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अभिरक्षक संरक्षक से व्यापणर धारा आईपीसी का 361 है, और अपहरण की परिभाषा आईपीसी का धारा 362 में है। अब 366 आईपीसी का धारा 366 क्या कहता है? तो एक चीज आप 366 में आप ये जान लीजिए, विवाह के लिए अपहरण करना। अगर किसी का बलपूर्वक किसी को अपहरण कर लिए, मैंने आपसे कहा कि बलपूर्वक किसी को लेकर भागा जाता है तो उसे अपहरण की संज्ञा दिया गया है। और बलपूर्वक किसी का अगर अपहरण किया जा रहा है विवाह के लिए, यानी विवाह के लिए किसी का अपहरण आप करोगे या विवाह के लिए बाध्य करोगे, जैसे किसी लड़की की इच्छा नहीं है विवाह करने की, लड़की की इच्छा नहीं है शादी करने की, और आप उससे जबरदस्ती
जबरदस्ती उसको अपहरण कर लोगे और अपहरण करने के बाद शादी के लिए बाध्य करोगे, विवाह के लिए बाध्य करोगे, तो आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत आपको दंड देने का प्रावधान बनाया गया है। तो दंड देने का प्रावधान है 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ है। यानी किसी भी लड़की की आप विवाह के लिए अपहरण करके बाध्य करोगे शादी के लिए, तो धारा आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत आप 10 साल की सजा भुगतोगे। यहाँ 10 वर्ष की सजा का प्रावधान की बात आईपीसी की धारा 366 में है। एक चीज मैं बता दें, 362 में अपहरण की जो परिभाषा बताए थे, ये अपहरण किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना, किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाना, यहाँ अपहरण की परिभाषा बताया गया है आईपीसी की धारा 362 में। और 366 में मैंने बताया कि विवाह के लिए अपहरण करना या विवाह के लिए बाध्य करना, जबरदस्ती आप विवाह किसी के साथ करोगे तो 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ आईपीसी की धारा 366 में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आईपीसी का धारा 375। तो आईपीसी का धारा 375 क्या कहता है? बाला संघ की परिभाषा। बाला संघ की परिभाषा आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत है। और आईपीसी की धारा 376 क्या है? बाला संघ की दंड का वर्णन। बाला संघ की परिभाषा किसमें है? तो धारा 375 में है। आईपीसी के धारा 375 में बाला संघ की परिभाषा दिया हुआ है। और आईपीसी के धारा 376 में जो आप बाला संघ कर रहे हो, इसमें दंड का वर्णन दिया हुआ है धारा 376 में। और आप 376 आईपीसी के 376 के अंतर्गत जब बाला संघ कर रहे हो तो उसमें जो दंड का प्रावधान है, तो याद रखिएगा आजीवन कारावास की सजा का व्यवस्था यहाँ 376 धारा में प्रावधान है। यानी बाला संघ करोगे तो आईपीसी के धारा 376 के अंतर्गत आजीवन कारावास आपकी हो जाएगी। तो नेक्स्ट आईपीसी की धारा 376 का डी क्या कहता है? तो आईपीसी की धारा 376 का डी कहता है सामूहिक बलात्संग। जिसको बाला संघ का मतलब जिसको आप बलात्कार भी कह सकते हो। यानी 375 में बलात्कार की परिभाषा का वर्णन किया गया है और 376 आईपीसी के धारा में बलात्कार करने पर जो दंड मिलता है उसका वर्णन किया गया है। और किसी के साथ बलात्कार करोगे तो बलात्कार करने वाले को आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत उसका आजीवन कारावास की दंड की व्यवस्था दिया हुआ है आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत। और नेक्स्ट आईपीसी का धारा 376 का डी कहता है सामूहिक बलात्संग। यानी कई लोग मिलकर किसी स्त्री की बलात्कार, जब कई लोग मिलकर किसी स्त्री का बलात्कार करेंगे तो उसके लिए आईपीसी के धारा 376 के डी के अंतर्गत प्रावधान है। तो 376 के अंतर्गत सामूहिक बलात्कार में, सामूहिक बलात्संग में, बाल विवाह वाले मामले में यही सजा मिलती है। सजा का प्रावधान है आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। और धारा 378 यानी आईपीसी का धारा 377 में है चोरी का वर्णन। तो चोरी का वर्णन आईपीसी के किस धारा में है? तो आईपीसी के धारा 377 में आपको याद रखना है चोरी का वर्णन। तो ये हमने क्या आपको यहां तक आपको समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? मैंने एक बार अगर रिकॉल कर दें जिससे आप सभी को
सारी चीजें याद हो जाए। थोड़ा सा मैं जल पी सकते हैं क्या? भारतीय दंड संहिता क्या धारा 302 यानी इंडियन पैनल कोड आईपीसी का धारा 302 क्या है? तो 302 के अंतर्गत आईपीसी के धारा 302 के अंतर्गत हत्या के दंड का यह वर्णन किया गया है। यानी हत्या के जो दंड का वर्णन है तो किस आईपीसी की धारा में मिलता है? तो धारा 302 के अंतर्गत मिलेगा हत्या के दंड का वर्णन। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 304 का तो नेक्स्ट आईपीसी का धारा 304 के का को देख लेते हैं। 304 का कहता है दहेज मृत्यु, यानी कि दहेज मृत्यु का मतलब होता है महिला उत्पीड़न यानी दहेज उत्पीड़न। तो दहेज उत्पीड़न वाला केस है और ये 304 का कब तक प्रभावी रहेगा? तो याद कर लीजिए शादी के 60 वर्ष के भीतर यह दंड दिया जाता है। यानी अब सब शादी का 60 वर्ष के बाद अगर दहेज मृत्यु हो रही, किसी की मृत्यु हो रही है स्त्री की, तो ये दंड अब नहीं माना जाएगा। 60 वर्ष के बाद यह दंड नहीं माना जाएगा। 304 आईपीसी का धारा के अंतर्गत ये बात कही गई है। तो नेक्स्ट आईपीसी की धारा 309 तो धारा 309 में आत्महत्या का प्रयत्न अगर कोई कर रहा है तो आत्महत्या के प्रयत्न करने पर उसे 1 वर्ष का कैद दिया जा सकता है या जुर्माना दिया जा सकता है, या 1 वर्ष का कैद और जुर्माना दोनों भी दिया जा सकता है। और इस आत्महत्या के प्रयत्न पर एक वाद आया था धारा 309 में, याद कर लीजिए श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब। और श्रीमती ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब वाले केस में कहा गया था, फैसला आया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 312 तो 312 आईपीसी के धारा में प्रावधान है गर्भपात करना। यानी किसी स्त्री की, किसी महिला का अगर गर्भपात हो रहा है तो वहां आपको आईपीसी के धारा 312 के अंतर्गत सजा दे दी जाएगी महिला का गर्भपात करने पर। और इसमें जो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष तक मिलती है। यानी किसी महिला का गर्भपात कराने पर आईपीसी की धारा 312 के अंतर्गत 3 साल तक की दंड की व्यवस्था दिया हुआ है, प्रावधान है। लेकिन यदि जीवन बचाना यहाँ आवश्यक हो जाता है गर्भपात करने के लिए तो आप यह अपराध नहीं कहोगे, यानी अपराध ये नहीं माना जाएगा। यदि गर्भपात कराने पर महिला की जीवन से संबंधित बात है, महिला की जीवन बच रहा है, वैदा अगर गर्भपात नहीं करोगे तो अब महिला का जीवन नहीं बच पाएगा, तो ऐसे हालतों में अपराध नहीं माना जाएगा। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है फिर भी आप गर्भपात कर रहे हो, स्त्री और पुरुष का पता लगाकर महिला और पुरुष लड़का और लड़की के चक्कर में अगर आप गर्भपात करा रहे हो तो वहां आईपीसी के धारा 312 के अंतर्गत 3 वर्ष की सजा दी जाएगी। नेक्स्ट आईपीसी के धारा 326 का कहता है तेजाब फेंकने की बात का वर्णन। यानी किसी के ऊपर तेजाब फेंकोगे तो आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत 10 वर्ष का कैद आपको मिलेगा। और 10 वर्ष के कैद के साथ साथ जिसके ऊपर तेजाब फेंकोगे यानी पीड़िता के उपचार करवाने का सारा खर्चा आप ही को देना पड़ेगा। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 354 कहता है तो 354 में स्त्री लज्जा भंग करना। यानी किसी स्त्री की लज्जा अगर भंग हो रही है तो आईपीसी के धारा 354 के अंतर्गत 1 से 5 वर्ष तक की सजा मिल जाएगी। नेक्स्ट आईपीसी के धारा 354 का यौन उत्पीड़न यानी महिला का छेड़छाड़ वाला मामला है
और आईपीसी का धारा 354 खा किसी स्त्री का को निवस्त कोई कर रहा है, यानी कपड़े फाड़ रहा है, कपड़ा से उसकी शरीर अलग कर रहा है, तो ऐसे हालतों में आईपीसी की धारा 354 के खा के अंतर्गत उस व्यक्ति को 3 वर्ष से 60 वर्ष तक की सजा का प्रावधान यहाँ बनाया हुआ है। नेक्स्ट, आईपीसी का धारा 354 के घा में किसी स्त्री का पीछा करना, यानी किसी महिला की अगर आप पीछा कर रहे हो तो आईपीसी के धारा 354 के घा के अंतर्गत आपको सजा का प्रावधान है, कितना, 3 वर्ष तक की सजा यहाँ अब मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आईपीसी का धारा 359, तो आईपीसी का धारा 359 क्या है, व्यापहरण। मैंने आपको अभी जस्ट व्यापहरण एक शब्द बताया था और एक अपहरण बताया था। तो व्यापहरण मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो व्यापहरण है जिसे इंग्लिश में कहते हैं किडनैपिंग, और अपहरण है जब हम किसी को बलपूर्वक ले जाते हैं तो उसे अपहरण कहेंगे, व्यापहरण नहीं कहेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि बलपूर्वक किसी को ले जाने पर ये अपहरण माना जाएगा, व्यापहरण नहीं माना जाएगा। व्यापहरण को इंग्लिश में किडनैपिंग कहते हैं, जैसे बहला फुसला कर किसी को लेकर जा रहे हैं, विकृत यानी बेहोशी हालत में किसी अवस्था में किसी को ले जा रहे हैं, तो ये आईपीसी का धारा 359 के अंतर्गत दंड देने की व्यवस्था दिया हुआ है। लड़के के लिए 16 साल, लड़की के लिए 18 साल। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 361, तो 361 में प्रावधान है अभिरक्षक यानी कि संरक्षक से व्यापहरण यानी कि किडनैपिंग। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 362 में अपहरण यानी बलपूर्वक किसी को ले जाने की यहाँ परिभाषा दिया हुआ है, या किसी भी उम्र के व्यक्ति को बलपूर्वक ले जाने की बात करता है आईपीसी का धारा 362 में। नेक्स्ट आईपीसी के धारा 366 में विवाह के लिए अपहरण, यानी विवाह के लिए किसी को बाध्य किया जा रहा है, तो आईपीसी के धारा 366 के अंतर्गत उस पर सजा का प्रावधान 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। यानी याद रखिएगा, किसी से जबरदस्ती विवाह करने के लिए कभी सोचिएगा मत। अगर आप किसी को जबरदस्ती किसी से विवाह करने के लिए बाध्य किसी को करेंगे तो आईपीसी के धारा 366 वहां एक्टिव हो जाएगा और आप 10 साल के लिए जेल कारावास हो जाएगा। तो नेक्स्ट आईपीसी का धारा 375, तो 375 में बाला संघ की परिभाषा, यानी लड़की अभी बालिग नहीं हुई है और आप उससे बलात्कार करोगे, तो यहाँ बलात्कार की परिभाषा बताई गई है आईपीसी के धारा 375 में। और आईपीसी के धारा 376 फिर आ जाता है, और आईपीसी का धारा 376 में बाला संघ का दंड का वर्णन का प्रावधान दिया हुआ है, यानी किसी नाबालिग स्त्री की अगर आप बलात्कार करोगे तो वहां आप दंडित किए जाओगे आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत। सजा क्या होगी, आजीवन कारावास हो जाएगी, यानी उम्र कैद हो जाएगी किसी नाबालिग स्त्री का बलात्कार करने पर आईपीसी की धारा 376 के अंतर्गत। अब एक आता है सामूहिक बाला संघ, यानी कई लोग मिलकर किसी स्त्री का बलात्कार करोगे, तो आईपीसी के धारा 376 के डी के अंतर्गत आपको बाल विवाह के मामले में भी यही प्रावधान है, आजीवन कारावास। यहाँ भी आपको सामूहिक बलात्कार में भी है, 376 के डी धारा में भी आपको मिलती है। नेक्स्ट आईपीसी का धारा 378 आती है, और 378 में है चोरी का वर्णन। चोरी का वर्णन आईपीसी के धारा 377 के अंतर्गत आपको प्रक्रिया बनाई गई है। तो ये रहा
आज का आईपीसी का 302 से लेकर 373 तक हमने एक एक धारा को बताया। कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज कमेंट करके आप सभी अपना राय दीजिए। और कहीं अध्यापन कार्य में त्रुटि हो रही है तो नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट कीजिएगा। कहीं गलती है तो आप हमें सलाह दीजिएगा। हम आपके कमेंट को पढ़कर अपने में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ आप सभी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से यही अपील करता हूँ, यही गुजारिश करता हूँ, ये गंगा एकेडमी आपका मंच है, आपका परिवार है, आपका प्लेटफॉर्म है। और इस प्लेटफॉर्म पर अपना एक भाई समझिए और भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी के चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका भाई आपके बार बार गुजारिश आपसे कर रहा है, आपसे अपील कर रहा है कि ये गंगा एकेडमी मंच को आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा। और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते जाइएगा। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या हर सोशल साइट को के ग्रुपों में अपने सभी मित्रों संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। भारत के प्रत्येक आम नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और आप सभी से गुजारिश करता हूं, फिर अपील करता हूं कि फटाफट आप सभी चैनल पर आके सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिश करते हुए सबसे पहले आपके मोबाइल में वीडियो पहुंचे, आपसे कोई टॉपिक, कोई वीडियो छूटने न पाए। आप सभी मेरे साथ जुड़िए, गंगा एकेडमी को सब्सक्राइब कर कीजिए। मैं वादा करता हूं कि संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा कंप्लीट प्रतियोगी परीक्षाओं का फुल कोर्स की सहित आपकी तैयारी कंप्लीट करेंगे। बिना एक पैसा खर्च किए आप सभी के घरों पर उपलब्ध कराएंगे और पीडीएफ सहित उपलब्ध कराएंगे। बस आप सभी फटाफट हमारे साथ जुड़ते जाइए और 1 लाख सब्सक्राइबर पार करा दीजिए गंगा एकेडमी पर। जिस दिन आप सभी ने के सहयोग से गंगा एकेडमी पर 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है, तत्काल आप सभी के सेवा के में एक गंगा एकेडमी के डिजिटल बोर्ड पर सारी कक्षाओं का आयोजन हो जाएगा। और आप सभी को गंगा एकेडमी पर ये व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। मैं वादा करता हूं आप सभी डिजिटल बोर्ड जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करा के लगवा लीजिए। और डिजिटल बोर्ड के साथ साथ भारत के संपूर्ण भारत के हर एक बेहतर टीचर को, हर एक बेहतर अध्यापक को, हर एक बेहतर एजुकेटर को यहाँ आमंत्रित करके आपकी संपूर्ण भारत के हर एक क्षेत्र की पूरा फुल कोर्स सहित तैयारी पीडीएफ सहित उपलब्ध कराएंगे। आप सभी को एक भी पैसा नहीं लगेगा। किसी भी महानगरों में आप सभी को घर से नहीं जाना होगा। आप सभी को घर बैठे पूरी फुल कोर्स सहित निःशुल्क कंप्लीट सिलेबस की पीडीएफ सहित उपलब्ध होगी। बस आप सभी 1 लाख सब्सक्राइबर हमें दे दीजिए, पार करा दीजिए। यही आप सभी से गुजारिश करता हूँ, आप सभी से अपील करता हूँ। तो ये व्हाइट बोर्ड को हटवाइए आप सब 1 लाख पूरा करके सब्सक्राइबर की संख्या, और डिजिटल बोर्ड जल्दी लगवा लीजिए। आप सभी से यही अपील करता हूँ। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों। हर हर महादेव, हर हर गंगे। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्द आपके बीच फिर आता हूँ। प्लीज़ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी दबा लीजिएगा। घंटी को वाल पे प्रेस कर लीजिएगा, बेल आइकन ले लीजिएगा सब्सक्राइब करके। और फटाफट 1 लाख सब्सक्राइबर हमारा पूरा करा दीजिए गंगा एकेडमी पर, जिससे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्रमबद्धता पूरी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाबा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्लीज आप सभी से यही अपील करता हूं बार बार कि 1 लाख सब्सक्राइबर अपना भाई समझकर पार करा दीजिए गंगा एकेडमी चैनल पर। और जल्द से जल्द डिजिटल बोर्ड आप सब लगवा दीजिए, क्योंकि जब डिजिटल बोर्ड लग जाएगा
तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा और आप ही सेवा के लिए गंगा एकेडमी सब कुछ है। और जल्दी से 1 लाख सब्सक्राइबर पार कराइए और अपनी सेवा में डिजिटल बोर्ड के स्थान व्हाइट बोर्ड के स्थान पर डिजिटल बोर्ड से क्लासेस का शुभारंभ करा दीजिए। तो आप सभी फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है। बाय बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।